हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स। इनकी वीडियो काफी लेट हो गई थी किसी कारणवश, परंतु अब लेट नहीं होगी, अब प्रॉपर आएगी। और इनकी तैयारी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज हम क्या लेकर आए हैं। आज लेकर आए हैं फिजिक्स सेकंड पेपर का जो एटम है, इससे बहुत कुछ पूछा जाता है। इसमें कई टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन टॉपिक को हम केवल कवर करेंगे, परंतु उनको कवर करने से पहले हम थोड़ी इसकी भूमिका भी देख लेते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या है। शुरुआत में बहुत संक्षेप में देखेंगे, जिससे कि हमें आगे का समझ में आ जाए। और अगर आपने पढ़ रखा है, पढ़ लिया होगा, पेपर आने वाले हैं, तो आपको फिर से याद आ जाए। देखिए हम देखते हैं। तो हम ये आप लोगों ने तैयारी भी कर रखी होगी कि परमाणु जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में बताया गया है, परमाणु क्या है, ये सारी जो जानकारी आज हम देने वाले हैं आप लोगों को। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है, इन्हें ही परमाणु कहते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया? ये बताया महर्षि कणाद ने, क्योंकि ये तो दिमाग में आ रहा था इनके कि हर पदार्थ या कोई भी पदार्थ हो, उसको कब तक छोटा किया जा सकता है, उसको कब तक तोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ को छोटा करते जाओ, एक अवस्था ऐसी मिलेगी कि जिस उस कण को बहुत सूक्ष्म होगा और उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उस कण को ही हम परमाणु कहते हैं। ये जानकारी इन्होंने दी थी, परंतु ये जानकारी इनको कहां से आई? ये वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने अन्य फिजिक्स में अन्य भी कई जानकारियां दी हैं। तो इन जो वेद थे वो ये पढ़ते थे, वेदों के अनुसार ही इन्होंने जानकारी दे दी, परंतु उसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दे पाए, कोई प्रैक्टिकल कारण नहीं दे पाए, इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया। अब बहुत दिनों के बाद डाल्टन आए। डाल्टन ने पहली बार अगर देखा जाए तो ठीक ठाक काम किया, अगर एटम पर किया है तो। डाल्टन ने एक थ्योरी भी दी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये कब आई है? 1808 ईस्वी में आई है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हिंदी में कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिख देते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए क्या है। इसके अनुसार जो महर्षि कणाद ने बताया वो तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक शब्द इन्होंने और जोड़ा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये उन्होंने पॉइंट जोड़ा। एक पॉइंट इन्होंने और जोड़ा, वो ये है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये जानकारियां अपने सिद्धांत में डाल्टन ने बताई। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन्होंने जानकारी कब बताई? 1808 ईस्वी में इन्होंने पूरा मॉडल दिया और उसका जो भी 3-4 ड्रॉबैक जो भी पॉइंट थे उन्होंने इसको बताया है। अब बात करते हैं कि पहली बार, अब ये आज के अनुसार अगर देखा जाए तो इनका जो परमाणु सिद्धांत जो भी है वो गलत है, परंतु जिस समय जानकारी बिल्कुल नहीं थी उस समय भी इन्होंने जो भी कदम उठाया इस पर और जो भी जानकारी हासिल की, जो भी जानकारी हमको दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। सबसे महत्वपूर्ण इस सिद्धांत की ये है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया इस नए मुद्दे पर सोचने के लिए कि ये इधर भी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। सबसे बड़ा महत्व तो आज इस सिद्धांत का यही है। डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया अपने सिद्धांत की ओर और बताया कि इधर भी बहुत अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत है। सोचो, अगर इधर
आज तक जानकारी हासिल नहीं कर पाए होते तो आज हम जो परमाणु बम, एटम बम छोड़ते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं एटम बम, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम भी आ गया है, तो ये कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि परमाणु के बारे में जानकारी, फिर परमाणु में नाभिक की जानकारी, और नाभिक के बारे में इतना कुछ बताया गया है, पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी और सारा कुछ है, उस संचय में आपके इंटर में भी है। ये सारी बातें हम नहीं बता पाते और ना ही हम आज इसकी खोज कर पाती, दुनिया इसकी खोज बिल्कुल नहीं कर पाती यदि ये इस तरफ ध्यान नहीं आकर्षित करते। तो इनका सबसे बड़ा महत्व, इन्होंने सही बताई जानकारी या गलत, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार इन्होंने जो कुछ बताया है वो एकदम नया था, लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए नया था, और सारे वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ इन 3 पॉइंट्स के साथ। और भी कई जानकारियां इन्होंने दी। जो प्रमुख 3 पॉइंट याद किए जाते हैं वो इनके यही है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाजित कण है, इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि ये गलत है आज, परंतु इन्होंने यही बताया था। इसके बाद इन्होंने और बताया कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, किसको, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु आगे चलकर इनके जो सिद्धांत था ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि इसमें और संशोधन हुए। क्या संशोधन हुए, आइए देखते हैं। आगे के मॉडल्स पढ़ने से पहले हम जरा परमाणु के बारे में देख लेते हैं कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, कौन क्या ये भी किसी से मिलकर बना होता है, तभी हम आगे को समझ पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन, जो एटम होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एटम खुद कई सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें 3 कण बहुत प्रमुख हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण बहुत प्रमुख हैं। एटम कई कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें 3 कण प्रमुख हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कब पता लगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा 1997 में। किसने बताया, जे थॉमसन ने। अब प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज का नाम पढ़ते समय कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं गोल्डस्टीन नाम लिखा होता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड नाम लिखा होता है। तो अब सही आंसर कौन सा किया जाए, अब वास्तव में दोनों में सही कौन है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं आज हम इस समस्या को। 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर ली थी, परंतु ये नाम उसको, प्रोटॉन जो शब्द नाम है इसका, प्रोटॉन, ये नाम उसको नहीं दे पाए। इन्होंने ये बताया था कि एक धनावेशित कण भी होता है और इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बता दी थी, गुण अवगुण सब कुछ बताया था, परंतु इसको नाम नहीं दे पाए। इसको नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में। खोज तो गोल्डस्टीन ने ही कर दी थी, परंतु इसको नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में। तब इसके खोज का श्रेय कौन लूट ले गया, रदरफोर्ड लूट ले गए। इसलिए कहीं कहीं आपको अधिकतर रदरफोर्ड का ही नाम चलन में है, गोल्डस्टीन का नाम चलन में नहीं है, परंतु गोल्डस्टीन ने ही खोज की थी, बस नाम नहीं दे पाए, सारा कुछ श्रेय ये लूट ले गए। न्यूट्रॉन की खोज सर चैडविक ने की 1932 में, सबसे बाद में इसी की हो पाई, और वो इसका रीजन ये रहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ना तो धनावेशित होता है ना ऋणावेशित, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए घटना क्या घटी, डाल्टन ने जो कुछ बताया था, हाँ इसके साथ ही साथ ये भी हमको पढ़ना महत्वपूर्ण है कि जो एटम होता है, जो विद्युत का उदासीन होता है, उदासीन, न्यूट्रल, विद्युत का उदासीन मतलब एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये विद्युत का उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। और इसमें जो 3 कण प्रमुख हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये जानकारी
आपको हो गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम फिर से शुरू करते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन ने जो कुछ बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है परमाणु को, और ना नष्ट किया जा सकता है, यही तो बताया। परंतु अब देखिए घटना कब घटी है। घटना महत्वपूर्ण घटना है 1897 की। देखिए क्या कर रहे थे थॉमसन कैथोड रे जो होती हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते समय ही उन्हें एक नेगेटिव कण मिला, नेगेटिव चार्ज जिस पर है, वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे थे। कई कण मिले जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहे थे। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहा है कोई कण तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और परमाणु तो विद्युत का उदासीन होता है, ये जानकारी हमको थी। अगर उदासीन होता है फिर ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया, तो उन्होंने अंदाजा लगाया ये कण जरूर परमाणु के अंदर से निकला है। अब अगर परमाणु के अंदर से कोई कण नेगेटिव निकला है, और एटम कौन सा होता है, न्यूट्रल। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। क्या अगर ये परमाणु मान लिया जाए, अब ये कैसा होता है, उदासीन, और यहीं से एक कण निकला वो है नेगेटिव। अगर इसमें से नेगेटिव निकला और ये पूरा उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब पता तो है नहीं है या नहीं है, परंतु समस्या ये थी कि अगर नेगेटिव चार्ज यहां से निकला है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी उदासीन होगा, और अगर नहीं है तो ये उदासीन नहीं है। और कई प्रयोगों के द्वारा ये ज्ञात हो चुका था कि परमाणु उदासीन होता है, अर्थात ये बात सही है, उदासीन होता है। अगर उदासीन होता है तो थॉमसन जी ये देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उन्होंने अंदाजा लगा दिया कि प्रोटॉन भी है इसमें, एक धनावेशित कण भी इसमें है। इन्होंने अंदाजा लगाया और भविष्यवाणी भी की कि इसमें जिस प्रकार नेगेटिव चार्ज निकले हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, उसमें धनावेशित कण भी होने चाहिए। और यही जो उनकी परिकल्पना थी वो आगे इनके मॉडल की मेन भूमिका बनी। जो इन्होंने आगे एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, उसको कहते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ये मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को भी याद रखो। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की परंतु नाम नहीं दे पाए, नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। इसके बाद सर चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। अब हम पढ़ते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आइए देखते हैं हम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की, उसी समय इन्होंने एक परिकल्पना की कि इसमें जिस प्रकार निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अब ये इस उदाहरण में लगे हुए थे कि किस प्रकार होगा, क्या एक जगह पर निगेटिव होगा, एक जगह पर पॉजिटिव होगा, या दोनों मिक्स में होंगे, या किस प्रकार, या पूरे में निगेटिव होगा कहीं कहीं पर पॉजिटिव होगा, या पूरे में पॉजिटिव होगा कहीं कहीं पर नेगेटिव होगा। इस प्रकार इन्होंने कई सारे प्रयोग किए, और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि पूरे भाग में ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है सतत रूप से। कैसा, सतत, लगातार, कंटिन्यूअस, सतत। और कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज दसा हुआ होता है, नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर। तरबूज देखा है, लाल भाग पूरे में होता है सतत, लाल भाग पूरे तरबूज में, लाल लाल भाग पूरे, और उसके जो बीज होते हैं काले कलर के वो कहीं कहीं पर होते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह इन्होंने बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित कण, वो पूरे
इलेक्ट्रोड उसमें पूरे परमाणु में कंटिन्यूअसली फैला होता है। और जबकि नेगेटिव चार्ज जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो कहीं कहीं पर तरबूज में बीज की तरह धसे हुए होते हैं, इसीलिए इसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल, इसीलिए हम इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इन्होंने अन्य भी दिया, उसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल दोनों नाम है इसके, प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग। साथ साथ तरबूज मॉडल भी इसका नाम है, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने सबसे जो पहला मॉडल दिया, इससे पहले किसी ने भी ये नहीं बताया कि इसमें धनावेशित के साथ साथ ऋणावेशित दोनों किस प्रकार होते हैं। इसके अंदर परमाणु के तो बारे में डाल्टन ने बताया था, परंतु परमाणु के अंदर क्या अन्य कण होते हैं नहीं होते हैं इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि यही सबसे छोटा कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। परमाणु खुद कई कणों से मिलकर बना होता है। ये जानकारी किसने दी? थॉमसन ने दी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन जिनको हम इन्होंने बताया कि धनावेशित भाग पूरे में एक समान रूप से फैला हुआ होता है, जबकि जो ऋणावेशित भाग होता है, ऋणावेशित कण होते हैं, वो तरबूज में जैसे बीज धसे होते हैं कहीं कहीं पर, उस प्रकार धसा हुआ होता है। मतलब इन्होंने उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बताया। इससे पहले किसी ने भी परमाणु के अंदर के बारे में जानकारी नहीं दी, उसकी आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं दी कि आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है, पूरे में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे में प्रोटॉन होते हैं, या कुछ नहीं होता है, या अन्य कण होते हैं। इसके बारे में कोई किसी मॉडल ने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले अगर किसी ने बताया इसके बारे में तो किसने? परमाणु सिद्धांत किसका है? थॉमसन का। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत आंतरिक संरचना का जनक है। सबसे पहले आंतरिक संरचना के बारे में अगर किसी ने बताया है तो किसने बताया? थॉमसन ने। परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो किसने बताया? डाल्टन ने। हाँ, महर्षि कणाद ने भी बताया, परंतु इनके केवल वैचारिक मत थे, वो भी केवल वेदों के आधार पर, इसलिए इसको हम ज्यादा अपने यहाँ पढ़ते हैं, परंतु इसको ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया, और ज्यादा महत्व मिला है डाल्टन को। परंतु डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ बताया और ध्यान भी आकर्षित किया, परंतु परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने बताया तो बताया थॉमसन ने। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ये आगे चलकर फेल हो गया। उसके कई कारण थे। वो क्या कारण थे और क्यों फेल हो गया वो हम बताएंगे आगे। रदरफोर्ड ने क्या बताया और रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया, और बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर आता है। वहीं से आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो पूरी हिस्ट्री थी, द हिस्ट्री ऑफ एटम, कि कैसे महर्षि कणाद से स्टार्ट हुआ था, फिर डाल्टन ने क्या बताया, फिर जे थॉमसन ने कैसे अपना मॉडल दिया, और कैसे 3 इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर नहीं होती तो ये नहीं दे पाते। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद ही इन्होंने कहा अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा और अपना एक मॉडल दे दिया, तरबूज मॉडल। अब जब तरबूज मॉडल इन्होंने दिया तो फिर आगे रदरफोर्ड ने देखी क्या किया, जो कि इनके शिष्य ही थे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।